बहुत छोटी उम्र में इन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और आते ही हर दिल पे इनकी आवाज का जादू छा गया। इतनी खूबसूरत मखमली आवाज थी इनकी आवाज को सुनकर इन्हें मलिकाए गजल के नाम से पुकारा गया और लोग इन्हें गजलों की रानी कहने लगे। ऐसी शानदार गायकी थी उनकी जिनकी आवाज का जादू सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी लोगों के दिलों पर उनके सर चढ़कर बोल रहा था। और क्या आप जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया और गायकी के क्षेत्र में आज उनका बहुत बड़ा सम्मान है। वो जो करार था। और क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि इनकी मां लखनऊ की बहुत ही मशहूर तवायफ थी। और आप इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि इनके पति ने ही इनके गाने पर पाबंदी लगाई, पाबंदी नहीं बल्कि इन्हें कैद कर कर घर में बंद कर दिया। कौन थी वो गायिका और क्या था इनका पूरा नाम और उन्होंने कब और किस उम्र में गाना शुरू किया था और क्यों इनके पति ने इन्हें अपने ही घर में बंदी बनाकर कैद किया, जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो हैं मशहूर गायिका बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर को बचपन में अख्तरी के नाम से पुकारा जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इनकी एक जुड़वा बहन भी थी जिनका नाम अनवरी था और वो 3 साल की कम उम्र में ही चल बसी थी। हालांकि बेगम अख्तर ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की और इनकी मां मुश्तरी बेगम लखनऊ की एक प्रसिद्ध तवायफ थी। बेगम अख्तर के पिता असगर हुसैन जो लखनऊ के एक सम्मानित वकील भी थे, उनकी परवरिश पूरी तरह से उनकी मां ने की। मुख्तरी बेगम अपनी बेटियों के जन्म से कुछ समय पहले ही लखनऊ से फैजाबाद चली गई। यहां वो फैजाबाद के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने लगी। बेगम अख्तर को बचपन में प्यार से बीवी भी कहा जाता था। अख्तरी को संगीत में गहरी रुचि थी। इनकी मां मुश्तरी ने जब बचपन से ही अपनी बेटी का संगीत के प्रति गहरा लगाव देखा, तब उन्होंने कच्ची प्रतिभा को तराशने का फैसला कर लिया। बेगम अख्तर उस वक्त 7 साल की थीं। अख्तरी की सफलता में इनकी मां का बहुत बड़ा हाथ रहा। 7 या 8 साल की उम्र में अख्तरी ने सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। उस्ताद सखावत हुसैन खान जो खुद एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, उन्होंने पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खान से अख्तरी को तालीम लेने का सुझाव दिया। तब खान साहब ने इनकी रुचि ठुमरी, दादरा और गजल गायकी में देखी और उन्हें प्रशिक्षित किया। कोलकाता में उन्होंने मोहम्मद खान, लाहौर के अब्दुल वहीद खान और उस्ताद झंडे खान से शास्त्रीय संगीत भी सीखा। महज 15 साल की छोटी आयु में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और लोग उनकी आवाज से बहुत इंप्रेस हुए। 1930 के साल में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मों के सारे गाने गाए। सत्यजीत रे की फिल्म जल सागर में उन्होंने शास्त्रीय गायिका की भूमिका भी निभाई थी। फिर साल 1934 में कोलकाता के अल्फ्रेड थिएटर में बिहार भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने का एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दिन अख्तरी को भी गाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह कार्यक्रम गजलों और दादरों का संगीत कार्यक्रम बन गया।
ऐसा कहा जाता है कि अख्तरी की आवाज को सुन मशहूर कवित्री सरोजनी नायडू ने उनकी भरपूर प्रशंसा की, जो दर्शकों के बीच बैठी कार्यक्रम देख रही थी। बेगम अख्तर के कोलकाता जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। उन्होंने तब मेगाफोन म्यूजिक कंपनी से एक डील साइन की और उनकी पहली रिकॉर्डिंग मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने फिल्म जवानी का नशा, नसीब का चक्कर, इन फिल्मों में उन्होंने सारे गाने खुद गाए हैं। साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म रोटी में भी उन्होंने काम किया। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। आप इन्हें रहने के लिए जगह और मिल में नौकरी दे दीजिए। और अगर मैं न दूं तो मैं ही खुद नौकर रख लूं। इसके बाद अगले 3 सालों तक उनके गाए गजल रिकॉर्ड रिलीज हुए, जिसमें प्रसिद्ध गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना ये खास रही। ये गजल एक बड़ी सफलता थी। ये गजल हिट होने के बाद अख्तरी बाई फैजाबादी तुरंत एक सनसनी बन गई और वो अब तक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। इनके फैंस के ऐसे किस्से हैं जो इस गजल को सुनकर सचमुच उनके दीवाने हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में एक आदमी उन पर इतना फिदा हो गया कि उसने घर के सामने दीवारों पर कोयले से बेगम अख्तर का नाम लिख डाला था। प्रसिद्ध निर्देशक महबूब खान ने उन्हें रोटी फिल्म के लिए संपर्क किया। यह फिल्म साल 1942 में रिलीज हुई थी, जिसमें बेगम अख्तर ने 6 गजलें गाई थी। दुर्भाग्य से निर्माता और निर्देशक के बीच कुछ तनाव के कारण 4 गजलें इसमें से हटा दी गईं। फिल्म को सभी ने बहुत पसंद किया और बहुत सराहा। मेरा इरादा मेरी खुशी के साथ है। मैंने अभी कुछ फैसला नहीं किया है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। फिर साल 1942 में उन्होंने लखनऊ की एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की। शुरू में दोनों मतीन मंजिल नाम की बिल्डिंग लखनऊ में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी शादी के बाद बेगम अख्तर को कुछ सालों के लिए घर में कैद करके रख दिया गया, जिस वजह से उन्होंने गजलों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया था। बेगम अख्तर के पति नहीं चाहते थे कि वो संगीत कार्यक्रमों में जाएं, संगीत से जुड़े। मैं दरवाजा खोलने के लिए नहीं कह रही हूँ भैया। तो फिर क्या? ये लो, चुपके से जाकर दूसरे कमरे से टेलीफोन उठा ला। मैं अभी 5 मिनट में वापस। अपने एक इंटरव्यू में बेगम अख्तर ने अपने पति के बारे में कहा था कि मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और बताया कि मुझे किसी भी कार्यक्रम या सभा में जाने की अनुमति नहीं थी। मैं उन दिनों के दर्द को कभी भूल नहीं सकती हूं। तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम नहीं जा सकती। साल 1948 में बेगम अख्तर के लिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने 1.5 घंटे का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। रेडियो ने उन्हें एक सम्मानजनक मंच प्रदान किया। देश की आजादी के बाद यह राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जनादेश बन गया। ऑल इंडिया रेडियो की संगीत उत्कृष्टि की ग्रेडिंग प्रणाली में उन्हें ए ग्रेड से सम्मानित किया गया, जो हल्के शास्त्रीय संगीतकारों के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की पेशकश थी। इस प्रकार उन्हें आकाशवाणी लखनऊ और दिल्ली के माध्यम से संगीत की दुनिया में वापसी करने में सफलता हासिल हुई और उनकी आवाज पूरे देश में फैल गई। वो साल 1949 में गायकी की दुनिया में दोबारा लौट आई। बेगम अख्तर को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन ने 2 फिल्मों दाना पानी और एहसान में गाने के लिए राजी किया था। ए इश्क मुझे और तो कुछ याद और हमें दिल में बसा भी लो, ये गाने बिल्कुल मधुर थे और सभी को बहुत पसंद आए। सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में एक शास्त्रीय गायक की भूमिका थी। फिल्म में उनकी 6 गजलें शामिल थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण 3-4 गजलों को फिल्म से हटा दिया गया था। उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती, मुमताज बेगम, अमीना, नसीब का चक्कर, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में गायक की भूमिका निभाई। बेगम अख्तर एक मखमली आवाज वाली गायिका थी और उन्हें मलिकाए गजल या गजलों की रानी भी कहा जाता था। उनकी अधिकांश रचनाएं स्वयं रचित और रागों पर आधारित थीं।
बेगम अख्तर को मलिकाए गजल की उपाधि दी गई। उनकी क्लासिक गजलों और गीतों में अब के सावन घर आजा, मोरा बलम परदेसिया, हमारी अटरिया पे आओ, कैसे कटे दिन रतिया, ना नदिया कहे मोरे बोल, हमार कही मानो राजा जी, बलम व जैसे गीत शामिल है। तुम क्या जानो प्रीत, अखियां नींद ना आए, मोरी तोड़ गई आस, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, हमारी अटारी पे आओ, दूर है मंजिल दोनों पे है सदके, दिल की लगी की ओर, दिल की बात दिल और वो, बदनाम मोहे कोई कर देगा जरा। फिर साल 1951 में पहला बड़ा सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम शंकर लाल महोत्सव दिल्ली में हुआ था। उसी साल बेगम अख्तर की मां मुश्तरी बाई का निधन हो गया। अपनी मां को खोने के गम में बेगम अख्तर को बहुत ज्यादा शारीरिक और भावनात्मक दर्द मिला। इससे पहले एक बार अपनी शादी के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन जब उनकी मां की मौत हुई तो वो इस बात से इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि वो अपनी मां की कब्र पर बैठकर घंटों रोती रहती थी। साल 1961 में उन्हें अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में बेगम अख्तर गजल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में जाना जाता है। उसी साल उन्होंने भारतीय उच्चायोग के एक विशेष निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा भी किया और कराची में गणतंत्र दिवस का गायन प्रस्तुत किया। साल 1963 में उन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की, जहां राजा ने उन्हें दिल खोलकर पुरस्कृत किया। साल 1967 में उन्होंने कार्यक्रम करने के लिए सोवियत संघ की यात्रा भी की। साल 69 में गालिब के शताब्दी समारोह पेगम अख्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रमों में से एक रहा, जहां उन्होंने गालिब की गजलों को रिकॉर्ड जारी किया। दोस्तों, बेहजाद लखनवी बेगम अख्तर के सबसे करीबी कवियों में से एक थे, इस हद तक कि उन्होंने उन्हें ध्यान में रखकर कविताएं भी लिखी। उनकी कविता दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे बेगम अख्तर की सफलता में इस गीत ने शुरू के दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। गालिब, मीर, जिगर, फैज, कैफी, शकील और शमीम सहित उस दौर के कवि और गजल रूप के उस्ताद बेगम अख्तर के पसंदीदा थे। वो फिराक गोरखपुरी को भी बहुत पसंद करती थी। कहा जाता है कि सबसे चर्चित जुड़ाव रामपुर के नवाब रजा अली खान से था उनका, जो साहित्य और संगीत के पारखी थे। ऐसा माना जाता था कि वो अख्तरी से प्यार करते थे और उसने उन्हें लंबे समय तक रामपुर में रहने के लिए भी आमंत्रित किया। उसने उसे स्थायी रूप से अपने दरबार में रहने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अख्तरी के लिए एक जगह पर बंधे रहना, गाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए रामपुर छोड़ दिया। कहते हैं ना दोस्तों, अकेलेपन का गम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ बेगम अख्तर के साथ हुआ। अकेलेपन के गम ने उन्हें शराब और सिगरेट की आदत डाल दी। वो शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा पीती थी। सिगरेट के ऊपर सिगरेट पीना उनकी आदत बन गई थी। फिल्म पाकीज़ा उनकी पसंदीदा फिल्म थी। फिल्म पाकीज़ा उन्होंने 8 बार देखी। वो इसलिए क्योंकि जब वो सिनेमा में फिल्म देखने जाती थी तो उनको सिगरेट की तलब लगती थी और वो फिल्म के बीच में उठकर बाहर आती थी, सिगरेट पीती थी और सिगरेट खत्म होने के बाद फिल्म देखने जाती थी। तब तक उनकी फिल्म निकल जाती थी, इसलिए दोबारा वो फिल्म देखने जाती थी। सिगरेट पीने की उनकी तलब की वजह से वो रमजान के दिनों में सिर्फ 8 या 9 ही रोजे रख पाती थी, क्योंकि सिगरेट पिए बिना वो रह नहीं पाती थी। बेगम अख्तर को उनके बहुत से शिष्य प्यार से अम्मी कहकर पुकारते थे। लखनऊ में रहते उन्होंने अपने शिष्यों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनकी कुछ प्रिय शिष्यों में एक शांति हीरानंद थी और उन्होंने बेगम अख्तर के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया। वो व्यवहारिक रूप से लगभग 10 सालों तक बेगम अख्तर के साथ रहीं, जिसके बारे में हीरानंद ने अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है। वो रोजमर्रा के घरेलू कामों में शामिल रहती थीं और बेगम अख्तर के घर में लगभग एक बेटी की तरह ही रहती थीं। उनके बाद के छात्रों में प्रमुख रूप से रीता गांगुली और रेखा सूर्य शामिल हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पढ़ाई के लिए कभी भी कोई फीस नहीं ली। दिल से दुआएं
बेगम अख्तर को उनकी गजल गायकी और उनके योगदान की ही वजह से मलिकाए गजल गजल की रानी माना गया है। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें 1972 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा विशिष्ट कलाकार पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मरणोपरांत उन्हें साल 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बेगम अख्तर की विरासत उनके निधन के 40 साल बाद भी जीवित है। 2005 में उनकी सबसे प्रिय शिष्य शांति हीरानंद ने बेगम अख्तर के लिए एक किताब लिखी, स्टोरी ऑफ माय अम्मी, जो अपने गुरु को एक श्रद्धांजलि थी, और उनकी शिष्या रीता गांगुली द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक ए मोहब्बत रेमिनाइजिंग बेगम अख्तर 2008 में पब्लिश हुई। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कालिदास ने 1994 में एक वृत्त चित्र बनाया और 2009 में उन्होंने बेगम अख्तर लव ऑन वॉइस नामक एक पुस्तक निकाली। और साल 2014-15 को बेगम अख्तर शताब्दी स्मरणोत्सव के आधिकारिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। शताब्दी वर्ष की घोषणा के बाद से विभिन्न संस्थानों जैसे संगीत नाट्य अकादमी, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बेगम अख्तर के जीवन, कार्य और विरासत पर इन सब वेब पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ में स्मारक उत्सव भी आयोजित किए। 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां कुछ समय के बाद बेगम अख्तर को दिल का दौरा पड़ा और 60 साल की आयु में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थल बहुत पहले ही चुन लिया था, अपनी मां की कब्र के ठीक बगल एक खूबसूरत आम के बगीचे में। उनके पति अब्बासी साहब सहित कई प्रशंसकों और शिष्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी कब्र पर लिखा है, बेगम इश्तियाक अहमद अब्बासी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बेगम अख्तर पर हमारा प्रोग्राम? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए किस्से, यादगार और एक और मशहूर पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।